हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। ठीक है, लेकिन उससे पहले टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है और आज का डे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के दिन आप सभी को पता है कि हम सभी लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और ये स्वतंत्रता दिवस कड़ी मेहनत के बाद यानी बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद हमको ये दिन मतलब प्राप्त हुआ था कि इस दिन को ही हम क्या करें, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं। क्योंकि यदि हम बात करते हैं तो अंग्रेजों की करीब 200 वर्षों की गुलामी के बाद फाइनली 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हो गया था। यानी कि बात करें तो सही मायनों में हम मुक्ति का एहसास कर पाए थे 15 अगस्त 1947 को। तो ये आज का दिन हम सब के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस साल का तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जहाँ एक और हम बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और ये बहुत गर्व की बात है। ठीक है, तो यदि हम बात करें मेन रूप से तो रियल में अब पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो गए हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तक क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, तो ऐसा नहीं है, हम स्वतंत्र थे पूर्ण रूप से। बट जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था आर्टिकल 370 के तहत, तो जब से वो मतलब 31 अक्टूबर से यानी 31 अक्टूबर 2019 से उसको जब फाइनली अस्तित्व में ला दिया गया कि ये एक अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में होंगे और आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, उस टाइम से जम्मू कश्मीर का जो, क्योंकि वो लोग क्या करते थे कि अपना उनका अलग संविधान था, वो अलग अपना स्वतंत्रता दिवस गणतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन इस बार बहुत ही गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हमारा पूरा देश एक साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन एक और बड़ी समस्या है कि हम सभी लोगों को घर पे ही रह के इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम सभी घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। और यही हमारा सभी का योगदान भी होगा अपने देश के लिए कि हम सभी घर पे रहकर ही स्वतंत्रता दिवस मनाएं और उसका आनंद लें, घर के बाहर ना निकले, वही हम सब के लिए बेहतर होगा और हमारे देश के लिए सबसे बड़ी देशभक्ति हमारी इस टाइम पे यही होगी। ठीक है, सो हमको सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने इस जो भी हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इनके पीछे जिन लोगों ने भी संघर्ष किया है उनको भी ज़रूर एक बार नमन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यदि कड़ी मेहनत कड़ा संघर्ष नहीं किया होता तो आज 200 वर्ष क्या, आज हम 400 वर्ष 1000 वर्ष बाद भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते। ठीक है, और जो आज हम आपके साथ बोल रहे हैं, आप हमको सुन रहे हैं, तो ये कुछ भी ना हो पाता, यानी हम दूसरे के मत्थे रहते और जो दूसरा कहता वही हम करते। लेकिन फाइनली अब हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, सब कुछ हमको स्वतंत्रता प्राप्त है, हम किसी के अब गुलाम नहीं है और ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हमको तो बहुत प्राउड करना चाहिए अपने आप में कि हम एक लोकतांत्रिक देश और भारत जैसे देश में रह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे सब व्यक्ति को समान अधिकार है। तो हालांकि हम अपने पॉलिटी में पढ़ भी रहे हैं कि कैसे क्या है, तो वहाँ पे हम सभी को हमारे संविधान में समान अधिकार दिए हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या है, हमारा भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है। ठीक है, बिल्कुल जीता हुआ दस्तावेज है। जरा आप इमेजिन कीजिए कि भारत के संविधान लिखने वाले जो कितने सालों वर्षों पहले लिखे थे, 1946 से ही ये संविधान लिखना स्टार्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पे यदि हम बात करते हैं, यानी संविधान बनना कैबिनेट मिशन से ही स्टार्ट किया गया था, संविधान सभा बनाई गई थी, दिन उसके बाद इसकी प्रोसेस शुरू हो गई थी। लेकिन यदि यहाँ पे बात करें हम, तो क्या होता है कि वो जो बनाए थे नियम कानून आज भी बिल्कुल चरितार्थ हो रहे, यानी वो फ्यूचर को देख के ही पूरा बनाए थे। इतना बड़ा संविधान लिखे, पूरे देश के लिए लिखे, किसी भी जाति वर्ग को या किसी के आधार पर भी संविधान में हमको कहीं भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो जो लिखने वाले थे उस टाइम के महानुभाव, उनको भी हमको नमन करना चाहिए कि कितना बेहतर तरीके से, कितना सही तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है कि अब हम क्या कर सकते हैं। जब भी हमको कोई समस्या होती है तो प्रियम्बल को देख लेते हैं, यानी कि जब भी किसी भी चीज़ के लिए हमको समानता के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, अपने न्याय
न्याय के लिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हर एक का सॉल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, हमको हर एक का अधिकार हमको मिला हुआ है, ठीक है। और वहाँ से हम उसके खिलाफ यानी कि इस आर्टिकल का विरोध हो रहा है या आर्टिकल 19 का 21 का, तो यहाँ पे हम आवाज़ उठा सकते हैं और हमारी सरकार भी, हमारी न्यायपालिका भी बाध्य है कि हमको वो न्याय देगी ही, ठीक है। देर से मिले सही है, लेकिन न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये हमारे संविधान वेत्ता जो थे वो लिख के गए हैं यहाँ पे। इसीलिए इसको हम एक जीता जागता यदि दस्तावेज बोलते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे भी यदि ये वर्ड गलत होगा, ठीक है। क्योंकि आज भी वही संविधान है, उसमें हम संशोधन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि परिवर्तन ही हमारे प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन करना चाहिए, उसमें हम संशोधन कर रहे हैं, बट उसका कोई हम नया से उसमें नहीं लिख रहे हैं कि क्या होगा। जो भी चीज़ें हैं उसमें आप संशोधन कर सकते हो, जो भी पहले जो था उसमें अभी जो हो रहा है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं उसको कि नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इतना बेहतर तरीके से लिखा हुआ है कि नष्ट करने की कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करें तो ये संविधान जो है भारत का संविधान और बहुत प्यारा है। इसको पूरा हम यदि बात करें तो जब संविधान का निर्माण होता है हमारे, तो 395 अनुच्छेद रखे गए थे इसमें और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि आप यहाँ पे समझो जैसे हम बुक पढ़ते हैं, सपोज कोई बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम बुक पढ़ते हैं, यही बुक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, तो पहले तो बुक को यूनिट में बांटा जाता है कि यानी एक यूनिट में 1 से 2 चैप्टर रख दिए गए, कि यानी कि 2 या 3 चैप्टर रख दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी यूनिट में 3 से 4 5 यदि 2-3 चैप्टर, जैसे कि इकाई 1 की बात करें तो इकाई 1 में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, ठीक है, इतने चैप्टर रख दिए गए। इकाई 2 में अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 ऐसे रख दिए गए, ठीक है। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, लिखा गया था उसमें कि इकाई मतलब भाग 1 यानी 22 भागों में पूरा 395 अनुच्छेदों को रखा गया था। यानी कि भाग 1 की बात करते हैं यदि हम, तो वहाँ पे लिखा गया था हमको पूरा कि 1 से 4 तक आर्टिकल होंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, जो भी संघ एवं राज्य क्षेत्र थे उसके बारे में हमको विशेष रूप से समझाया गया। उसके बाद भाग 2 जो हमारा सिटीजनशिप है उसके बारे में, भाग 3, भाग 4 ऐसे करके, और इनमें आर्टिकल्स रखे गए कि 5 से 11 तक भाग 2 में, 12 से 36 तक भाग 3 में, तो ऐसे करके 395 आर्टिकल को भाग 22 में ही रखे गए थे, ठीक है। यानी कि 22 भागों में ही अलग अलग करके रखे गए थे। 8 अनुसूचियां भी लोगों के लिए बनाई गई थी, जिनमें कुछ अलग प्रावधान दिए गए थे। हालांकि मैं ये सब कुछ करा चुकी हूँ, जो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है उसको मैं मतलब ये हमारे जो आर्टिकल्स हैं, जो भाग हैं, वो सब कुछ मैं करा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि यूट्यूब पे दिव्य एजुकेशन चैनल है एक, जो मैं सिर्फ एम लक्ष्मीकांत जी की बुक पढ़ाने के लिए ही बनाई हूँ, ठीक है। यानी आप लोगों के लिए कि साथ में दोनों ही यदि हमारा कंप्लीट होता जाता है तो वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं होते हैं, वहाँ पे हमारा साथ साथ कंप्लीट होता जाए ताकि हमको ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। और यदि हम अभी किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें हमसे आनी चाहिए। सो आप लोग वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, और बेहतर तरीके से यदि समझना हो तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है, पूरे आर्टिकल्स, पूरे जो हमारे अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में, तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पे बात करें यदि हम, तो क्या बात की गई कि न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते, आप यह भी जानते ही हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। यानी बिल्कुल भारत के संविधान में हम देखते ही हैं कि आर्टिकल 14 to 18 बात की गई है समानता की, यानी समता की बात की गई है, सबको समान मानता है। वो तो मैंने आपको कई बार बताया है कि वो तो हम लोग भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपनी बात करें अपने महत्व को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कि हम ज़्यादा महान हैं, हमारे सामने वाला ज़्यादा थोड़ा नीचा है, तो हम अपने आप को ऊंचा बढ़ाने के लिए कि दूसरे को नीचा साबित करते हैं, वो हमारी गलती है। ना तो हमारे भगवान हम पे भेदभाव कभी किए, ना तो हमारे संविधान वेत्ता हम पे भेदभाव किए, और ना ही हमारा संविधान हम पे भेदभाव करता है, लेकिन हम ही वो सब हैं जो कि करते हैं, ठीक है। एक लोकतांत्रिक देश में जनता ही सब कुछ होती है और जनता ही जो करती है वो करती है, ठीक है।
तो यहाँ पे संविधान सबको समान मानता है, सभी व्यक्तियों को समान मानता है। और यदि हम लोग जिस दिन ये बात समझ जाएंगे तो यकीन मानिए कि हमारा देश सच में एक लोकतांत्रिक देश का जो सही अर्थ होता है उसको साबित कर देगा। ठीक है, देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी होते हैं हमारे ये समता और बात करें तो समानता के लिए जो भी आंदोलन चलते हैं, संघर्ष चलते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, हम संविधान के आधार पर ही बात करते हैं। यदि सपोज आप इमेजिन कीजिए कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हमको समान अधिकार प्राप्त है तो हम झेलते रहते। जैसे प्राचीन समय में हमने देखा भी था, जब 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, वहाँ पे वो लोग मान रहे थे कि भैया मैं कमज़ोर हूँ। यदि उनको कमज़ोर बनाया जा रहा था तो वो सच में मान रहे थे मैं कमज़ोर हूँ, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैं इसलिए लायक हूँ। ठीक है, वहाँ पे वो लोग मान रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम एक संविधान के आधार पर, जब से हमारे संविधान का निर्माण हुआ, यहाँ पे लिखा गया कि आपको सबको समान अधिकार है, तो हम उस आधार पे अब न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें तो तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। ठीक है, यानी उसके जो भी था कि हमको भैया समानता का अधिकार प्राप्त है, इसके लिए अब हमने बहुत सह लिया जितना सहना था, अब हमको संघर्ष करना चाहिए, यानी डटकर उसका सामना करना चाहिए। सो उन्होंने किया। उसके बाद क्या किया कि उनको उनका सही न्याय भी मिला। आपने देखा कि वही जो अपना संगठन चलाते थे उनको खुद का प्रॉफिट मिलता था, कोई व्यापारियों का बीच में हाथ नहीं होता था। ठीक है, तो ये किसके कारण हो सका, संविधान के कारण ही हो सका। ठीक है, अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है। ठीक है, बिल्कुल जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि यदि जीता जागता इसको बोलते हैं कि एक संविधान है, वो सचमुच है। क्योंकि आज हम बोल रहे हैं कि हमको यदि कहीं पे हम गाना गा रहे हैं, ठीक है, तो कोई बोलता है ऐसा मत करो, हम बोल देते हैं यार मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे संविधान में बात की गई है, तुम्हें बस नहीं है। ठीक है, यानी हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहीं भी आ जाके बोल सकते हैं, गा सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है तो हम दूसरे व्यक्तियों को स्वतंत्रता का हनन करें, तो हमें ऐसा भी अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि हमको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तो हमारे सामने वालों को भी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, यदि वो भारत का नागरिक है तो। ठीक है, तो हमको अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल मनाना है, खुल के मनाना है, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है, लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं। ठीक है, कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामले में समानता लाने के की ज़रूरत को स्वीकार किया जाए। ठीक है, यानी जो मैंने आपको बताया कि यदि सच में हम लोग देश की जनता यदि समझ ले कि सब समान है, कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, गोरा काला, ये औरत महिला पुरुष जो भी होते हैं, जिस तरीके से भी भेदभाव किए जाते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, हम सब एक हैं। सबसे पहले हम सब एक इंसान है। ठीक है, तो वहाँ पे सच में पूरी जो भी हमारा ये लोकतंत्र देश का एक अर्थ होता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, वो सच में चरितार्थ हो जाएगा कि हाँ ये रियल मायने में लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं समता का मूल्य, मतलब मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस बात करें यहाँ पे तो मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश के स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यम यानी मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश जो है वो एक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसको। और वो चुनौतियाँ कौन है, और हम जब इसी अध्याय में ही पढ़े हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप देख रहे हो रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा, यानी कि गरीब जनता तो और भूखे मरने वाली है। और वो क्यों मरने वाली है, क्या आपको लगता है? ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा, हमारे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक में प्रॉफिट होगी, लेकिन क्या एक आम पब्लिक के लिए प्रॉफिट होगी? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि यार बताओ आप कि जब हमारा बात करें यदि, तो एक गवर्नमेंट में उसकी जो भी होता है पैसा, यानी कि किराया वगैरह फिक्स होता है। ठीक है, कि हम 10 रुपये 20 रुपये जितना 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 10 से 20 रुपये में अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही ट्रेन का किराया प्राइवेट, मतलब ट्रेन प्राइवेट
हो जाएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, क्या हम 10 रुपये में जा पाएंगे 20 किलोमीटर तक? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले अपना प्रॉफिट देखते हैं। वो हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि प्राइवेट वाले कैसा अपना प्रॉफिट देखते हैं। और उस कंडीशन में तो मुझे नहीं लगता कि एक गरीब पब्लिक को ये समानता का अधिकार मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो संचार माध्यम यानी मीडिया पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबदबा, यानी कि दबाव बढ़ता और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना। तो ये जो बातें हैं, अब देखिए आपकी जो छोटा व्यापारी है तो उसका क्या कर सकता है, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो वो भी असमानता का कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है। महिलाओं के साथ बिल्कुल हम सबके घर में होता है, और ये कोई बनावटी बात नहीं है कि हम कहीं स्पीच दे रहे हैं या कहीं कुछ बोल रहे हैं तो कह दें कि नहीं हमारे घर में महिलाओं का बहुत अच्छा सत्कार होता है। बहुत अच्छा, आप घर में ही सोच सकते हो। ठीक है, आप भी यदि लड़के लड़की जो भी हो वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके घर में महिलाओं की स्थिति क्या है, आप लोगों की स्थिति क्या है, वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, उनके काम को कभी मूल्य नहीं दिया जाता है। और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। विकास, जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो या कि आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है तो वहाँ पे यदि हम मेंशन कर देते हैं कि ये जो चुनौतियाँ, ठीक है, हमारे एक लोकतांत्रिक देश की चुनौतियाँ, कभी कभी पूछ लेता है एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे यदि पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक देश की चुनौतियाँ मेन रूप से अभी भी क्या बनी हुई, ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे मूल रूप से अभी भी बहुत, ये कह सकते हैं कि एक जीता जागता दस्तावेज है हमारे भारतवासियों के लिए। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कि बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण होना, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं का जब निजीकरण हो गया तो आपको पता है कि जो भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो जाती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन और ये सारी बातें हमने पहले ही समझ ली हैं। सो आई थिंक अब यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण हो गया, संचार के माध्यमों पर क्या होता है, या मीडिया पर व्यवसायिक घरानों का दबाव, बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं में श्रम को मूल्य को कम करना, ठीक है, यानी कि कम मूल्य देना, कपास के किसानों की बेहद कम आय, ये सब लोकतंत्र देश की क्या है, मतलब एक चुनौती है, क्योंकि इसको सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हमको समान अधिकार प्राप्त है, यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है। फिर वो समानता किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, कि जब एक व्यापारी को लाभ मिल रहा है तो एक कपास वाले को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, ये भी एक समानता का ही मुद्दा है। जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुल जा रही है उसको लाभ मिल रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सुविधा क्यों नहीं हो रही, पब्लिक को क्यों नहीं दी जा रही, ये भी एक समानता का मुद्दा है। और यदि हम बात करते हैं तो जब पुरुषों के काम को बहुत महान समझा जाता है तो फिर महिलाओं के काम को क्यों महान नहीं समझा जाता है। जब हम 6th क्लास में पढ़े थे कि अमेरिका में महिलाओं ने आंदोलन किया था, तो जब वर्ल्ड वार वहाँ पे चल रहा था, तो जब पुरुष लड़ाई में वहाँ पे लिप्त थे, महिला पुरुष का काम करने लगी थी। ठीक है, यानी उस टाइम उस कंडीशन में जो महिलाएं थी वो क्या था, पुरुष का काम करने लगी थी। तब पुरुषों को समझ में आया कि हम तो इनको दबा के रखे हैं, ये तो सब कुछ कर सकती हैं। और महिलाओं को भी ये समझ में आया कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आदमी, एक बात इंसान की सबसे बुरी होती है कि जब तक इंसान को कोई चीज़ मिलती रहती है तब तक इंसान सच में है कि हाथ पैर नहीं डुलाना चाहता, अपना हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही आप भी मतलब आपके साथ ही ऐसा हो रहा कि यदि आपके घर वाले आपको अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, आप कहीं जाने का मन नहीं करोगे। ठीक है, कोई रास्ता आपको दिखेगा ही नहीं, जाने का मन भी करोगे तो कोई रास्ता नहीं दिखेगा। लेकिन कल से ही यदि उनके द्वारा बोल दिया जाता है कि हम नहीं देंगे एक भी रुपए, या कि ऐसा यहाँ पे हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा, तो उस टाइम बहुत सारे रास्ते जो हैं वो हमारे लिए खुल जाते हैं और हम अपना जो भी है पूरा अपना जीवन जीने का तरीका अलग तरीके से ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये वो मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं।
तो यहाँ पे मेन रूप से हमको समझ में आ गया है कि ये तो इसकी चुनौतियाँ हो गई, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट मेन रूप से किसको पड़ता है? एक गरीब इंसान को। इसीलिए एक गरीब गरीब होता जा रहा है, और मैं ये वर्ड कई बार बोल चुकी हूँ कि एक गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है। और आई होप कि इतना सब कुछ मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है, ठीक है, एक अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो मुद्दे हैं वो समानता से जुड़े ही मुद्दे हैं, ठीक है, क्योंकि एक अमीर अमीर होता जा रहा है, एक गरीब गरीब होता जा रहा, मतलब कहाँ समानता है हमारी। हम तो समानता की बात करते हैं, बट क्या रियल में समानता है? तो वो सब देखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि इसमें सुधार करने की अभी भी ज़रूरत है, और वो सुधार कर सकते हैं जिस दिन हम सुधर गए, हमारा देश सुधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। यानी कि बात करें तो कोई भी व्यक्ति बात करते हैं तो क्या होता है कि उनके स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है, किसी भी समुदाय का जो भी स्वाभिमान है वो तब कब बना रह सकता है, जब उनके पास अपने परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी सपोज एक दलित वर्ग का है, और यदि उसके पास पर्याप्त संसाधन है, जैसे हमने अंसारी दंपत्ति का ही ले लीजिए आप एग्जाम्पल, कि उनके पास क्या कुछ नहीं था, वो पैसा डबल टिबल देने को रेडी थे, लेकिन उनको जाति उनके धर्म के आधार पर उनको क्या नहीं मिल रहा था, एक रूम नहीं मिल रहा था रेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक तरह का भेदभाव है कि जो कि लोगों को बहुत मतलब कहीं न कहीं उनको हीन मानने में मजबूर कर देता है कि तुम एक दलित हो, तुम एक पिछड़े वर्ग के हो, तुम एक महिला हो, या कि तुम एक गरीब इंसान हो जो कि हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। और वो सब कुछ हम ही करते हैं कि हम ही लोगों को ऐसा सोचने पे मजबूर करते हैं, या कि लोग हमको सोचने पे ऐसा मजबूर कर देते कहीं न कहीं कि तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम दलित हो, तुम नीच हो, तुम गरीब हो, तुम हमारे लेवल के नहीं हो। जब ऐसा होता है तभी इंसान के मन में भेदभाव आता है, ठीक है, कि काश मैं भी ऐसा होता, मेरी क्या गलती है। क्या आप में से जो भी इस समझो में बता रही हूँ, हो सकता है कोई ऐसे हों जो इसका शिकार हुए हों, तो बिल्कुल दिमाग में आता है कि मेरी क्या गलती है, यदि मैं काला इंसान पैदा हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है। यदि मेरा बस चलता तो मैं शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत बंदा पैदा होता, लेकिन अब इसमें भगवान का बनाया हुआ हम क्या इस पे बिगाड़ सकते हैं। यदि मतलब कि किसी यदि अदर कास्ट में जन्म लिए हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है। और यदि कास्ट ही तो है, ठीक है, खाना तो तुम भी खाते हो, हम भी खाते हैं, तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हारा काम अलग हो तो हमारा काम अलग हो, लेकिन मेहनत तो हम दोनों ही कर रहे हैं। यानी कि हम 6th क्लास में भी पढ़े थे कि हम जो है काम, देखिए काम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यदि काम आप कर रहे हो तो काम हम भी कर रहे हैं, मेहनत आपकी लग रही है तो मेहनत हमारी भी लग रही है, ठीक है। वहाँ पे फिर हम किसी को नीच क्यों समझते हैं, किसी को हीन क्यों समझते हैं। तो ये सब समानता लाने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में, और जब तक ये समानता नहीं आएगी तब तक सही मायने में एक लोकतांत्रिक देश को हम नहीं कह सकते कि हम इस एक लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं एक यदि अमीर इंसान है वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है, मतलब किसी को भी मार सकता है, किसी को भी कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन वहीं पे एक गरीब इंसान है, आप न्याय व्यवस्था की बात करें यदि हम, तो न्याय व्यवस्था में भी कुछ ऐसे ही कंडीशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक अमीर 100 मर्डर कर दे, उसका कोई केस नहीं बनता है, मतलब जल्दी वो छूट जाता है, ठीक है। लेकिन एक गरीब यदि एक 50 रुपए का, अभी हाल फिलहाल में ही मैं देश देशांतर में ही कुछ दिन पहले ही सुन रही थी, वहां पे बताया जा रहा था हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में कि एक मतलब 50 रुपए का, वही मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ही थे,
तो वो बता रहे थे कि मैं केस फाइल कर रहा था, तो वहाँ पे एक 50 रुपए का बंदा है, जो कि क्या है, उसका केस मतलब वो 7 साल से जेल में पड़ा हुआ है, ठीक है? 50 रुपए की उस बंदे ने चोरी की थी, लेकिन जो बंदा यहाँ पे मर्डर कर दिया जा रहा है, जिसका, वो सरेंडर कर देता है, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है? कि तुम चले जाओ। वही विकास दुबे के केस में उनका बैठक हुई थी, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया था। और आपको पता है, मैं देश देशांतर इसलिए देखने को बोलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई फेक आदमी नहीं होते हैं जो कि बताते हैं, वही आदमी होते हैं जो कि उस पोस्ट पे होते हैं, ठीक है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, मतलब किसी के बारे में भी बताया जा रहा है, तो वहाँ पे उन्हीं आदमियों को रखा जाता है जो कि उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? तो उनसे ही पूछताछ की जाती है और वो पूरी सही जानकारी देते हैं, जो देते हैं। तो वो वहाँ पे बता रहे थे कि मतलब एक 50 रुपए का जो है बंदा, वो 7 साल से आज जेल में पड़ा हुआ है, उसका कोई मतलब केस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है? कि उसको ज़मानत मिल जाए, वो यहाँ से छूट के निकल जाए, लेकिन वहीं पे एक मर्डर करने वाला व्यक्ति छोड़ दिया जाता है। तो कहीं न कहीं तो गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और ये हम सबको समझ में आती है। और यदि ओपनली कोई बोल भी देता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे आपको शायद याद होगा, एक बार क्या हुआ था कि शिक्षा के क्षेत्र में, अभी तो हालाँकि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार बोला गया था, शायद आपने यदि सुना होगा कभी, कि एक बंदे के द्वारा बोला गया था कि यानी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी पेमेंट आती है, वो प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। जब भैया आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं डाल पा रहे हो? तो यहाँ आपकी गड़बड़ी है ना, काम करो, आप गवर्नमेंट स्कूल को सुधारो, उसके बाद बच्चों को अपने डालो। तो उस व्यक्ति ने बोला था कि मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पीएम, सीएम जो भी हो, वो सब अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएँ, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। और जब वो पढ़ाएँगे तभी गवर्नमेंट स्कूल सुधरेगी, ठीक है? यहाँ तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल गरीबों के लिए है, यानी आप गवर्नमेंट पद में हो, तो आपके बच्चे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चे पढ़ने चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन उस बंदे को पता नहीं कहाँ दबा दिया गया, दोबारा उस बंदे की आवाज़ सुनने को कभी नहीं मिली, ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो भी सरकार के खिलाफ बोल देता है, उसका कुछ ऐसे ही हाल होता है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक लोकतांत्रिक देश है, गर्व के साथ कह सकते हैं समानता का अधिकार है, बट जिसको रियल में मिलना चाहिए, नहीं कह सकते कि मिल पा रहा, ठीक है? बिल्कुल नहीं कह सकते। और इतना सब कुछ पढ़ने समझने के बाद तो बिल्कुल ये नहीं कह सकते बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि सबको मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमको एक मुद्दा नहीं देखना है कि संविधान कहता है समानता का अधिकार है, तो हम मान लें कि समानता का अधिकार है, क्योंकि हम हर एक फील्ड में जाके देख रहे हैं कि कितना समानता का अधिकार है। अब यहाँ पे आप ही ज़रा देखना कभी गवर्नमेंट स्कूल में जाके, कितने गवर्नमेंट ऑफिसर के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में वही पढ़ते हैं जिनके पास बिल्कुल भी घर में खाने को भी नहीं होता है, वही बच्चे उनके ही बच्चे आके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये जितना भी ने आपको बताया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।